आज के लेक्चर में हम पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र के अंतर्गत हम जलीय पारितंत्र के जो समस्याएं हैं उनके विषय में बताएंगे कि वर्तमान में जो जलीय पारितंत्र है उसकी समझ के कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ऐसे कौन से बहुत सारे अवशेष हैं जो नदियों के माध्यम से देखा जाए तो वहाँ पे प्रभावित होकर वहाँ पे एक पूरा अवशेष या पूरा देखा जाए तो वहाँ पे जो बॉडी होती है, डेड बॉडी है जीव जंतुओं की एवं पेड़ पौधों की, तो उनसे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे अवशेष इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे जो जलीय पारितंत्र है वो निश्चित रूप से प्रभावित होता है। तो इसके संदर्भ में मैंने कल बताया था कि जो स्थलीय पारितंत्र था, स्थलीय पारितंत्र के समझ क्या क्या चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों के विषय में हमने पूर्ण रूप से बताया था। साथ ही बताया था कि उनके समाधान के लिए सरकारी स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय किए गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो उनका निवारण के लिए कुछ पहलें की गई थी जिसमें हमने आपको बताया था स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत ही देखा जाए तो तटीय कटाव को रोकने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए थे। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा प्रॉपर देखा जाए तो जलीय पारितंत्र से, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ लगभग मैं 25 से 30 मिनट का सा लेक्चर हो सकता है। तो फिर इसी में हम समझ लेते हैं कि जो जलीय पारितंत्र है उसकी समझ क्या क्या समस्याएँ हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे जलीय पारितंत्र, जो जलीय पारितंत्र है स्पष्ट है कि जल का पारितंत्र। अब ये अपना एक अस्तित्व रखता है, ठीक, ये अपना एक अस्तित्व रखता है और स्वयं में एक स्वच्छ रहता है, ठीक। अब जलीय पारितंत्र में अगर देखी जाए तो जलीय पारितंत्र में कई सारे जैसे कि इसके भी अब घटक होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं घटक के रूप में खारा पानी, ठीक है। इसी में देखा जाए तो स्वच्छ पानी, ठीक। खारा पानी देखा जाए तो लवणता युक्त पानी होता है, लवणता युक्त पानी होता है जिसमें KCl है, ठीक, CaCO3 है। इसी में देखा जाए तो NaCl है। तो ये मुख्य घटक पाए जाते हैं और इनकी वजह से वहाँ पे जो सांद्रता होती है जल में, जो जल में सांद्रता होती है वो लगभग देखी जाए तो 30 ppm तक सांद्रता देखने को मिलती है। अर्थात 1000 जल के अणु में 30 हैं जो वो क्या है लवणता के अणु पाए जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ का जो जल है वो काफ़ी खारा होता है, लेकिन वहाँ के जो जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, वो उसके अनुकूल ढाल लेते हैं और अपने को सर्वाइव करने के लिए निश्चित तौर पर वहाँ पे जो पारितंत्र है, जलीय पारितंत्र है, उनके जो वहाँ पे जो अवशेष होते हैं उनको अपघटक करने के लिए बहुत सारे ऐसे जैसे ऑक्सीजन है उसकी डिमांड करते हैं, ठीक है। ये सब हम आगे अभी पढ़ेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे देखा जाए तो 30 ppm के जो अणु होते हैं वो लवणता में पाए जाते हैं और ये इतना खारा जल होता है कि यहाँ पर जो वनस्पतियाँ होती हैं, ठीक है, वो वनस्पतियाँ देखी जाएँ तो जो एक प्रकार की देखा जाए तो स्वच्छ जल है, जैसे कि यहाँ पे स्वच्छ जल भी है और खारा भी जल है। तो खारा पानी में देखा जाए तो ऊपर जो खुला होता है वहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो फाइटोप्लैंक्टन होती है, ठीक। फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार की शैवाली होती है, ठीक है, जो तैरती रहती है ऊपर। तो इनके समझ जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का कैसे निवारण किया जा सकता है, इसके कुछ हम उपाय बताएंगे। लेकिन बात ये आती है कि जो हमारे ऊपर खुला जो पारितंत्र है उसके सामने जो वर्तमान जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियों की वजह से इन पे एक सीधा देखा जाए तो इस पर प्रभाव पड़ता है। उस पर प्रभाव पड़ने से जीव जंतुओं में भी प्रभाव पड़ता है। जब जीव जंतु पर प्रभाव पड़ेगा तो एक निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वहाँ का जो एक पारितंत्र है, वहाँ की एक अस्तित्व है, जल का अस्तित्व है, जल में रहने वाले जीवों का अस्तित्व है, उस पर भी एक इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो बात यही आती है कि जो हमारा जो जलीय पारितंत्र है, जलीय में खारा जल होता है, ठीक है, और स्वच्छ जल होता है। तो खारा जल में देखा जाए तो KCl, CaCO3, सोडियम क्लोराइड, ये कुछ ऐसे मुख्य रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो उसमें जलीय जल को खारा बनाते हैं। तो अब बात ये आती है कि जलीय पारितंत्र में जो खारा जल में देखा जाए तो इसमें और देख सकते हैं कि जैसे कि झीलें भी आ जाती हैं, लेकिन झीलें जो होती हैं स्वच्छ जल में आती हैं, ठीक है।
कुछ झीलें जो होती हैं वो खारे पानी में भी, खारे पानी की भी होती हैं, जैसे कैप्सियन सागर है, ठीक, ये सबसे बड़ी विश्व की खारे पानी की झील है। और देखा जाए तो सांवर झील राजस्थान की है, खारे पानी की झील है भारत की, ठीक है। तो ऐसी कुछ जो झीलें हैं जहाँ खारे पानी युक्त जो झीलें होती हैं, लेकिन इसमें देखा जाए तो निरंतर क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारे अवशेष जाते हैं नदियों के माध्यम से, ठीक है, और नालों के माध्यम से। तो ये क्या क्या होता है कि वहाँ पर निरंतर इनके अस्तित्व चला जाता है, जिसमें से कूड़ा करकट हुआ, इन चीज़ें हुई हैं, तो इनकी वजह से वहाँ का जो पारितंत्र वो निश्चित तौर पर प्रभावित होता है। तो हम स्पष्ट रूप से अब हम समझने का प्रयास करेंगे। ये मेरा पूरा ओवरव्यू था, और ओवरव्यू के अंतर्गत हमने जो जो बताया है वो उसको हम डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे जलीय पारितंत्र है, जैसा कि हम जलीय पारितंत्र पढ़ रहे थे, तो जलीय पारितंत्र के अंतर्गत हमारा जो जल होता है वो दो प्रकार का होता है, खारा और स्वच्छ, ठीक है। और देखा जाए तो इसी में आप अलग से जोड़ सकते हैं, कच्छ का अलग हो जाता है, ठीक है, दलदल का भी होता है। ये एक प्रकार से देखे जाएं तो ये हमारी आर्द्र भूमियाँ होती हैं, उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन बात ये आती है कि जलीय पारितंत्र है, उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो जलीय पारितंत्र में आप देखें कि हमारा ये जो समुद्र होता है, ये जो समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, ये हमारा एक समुद्र खुला समुद्र होता है, ठीक है। और ये खुला समुद्र होता है तो इसमें जो वनस्पतियाँ होती हैं, इसमें जो वनस्पति एवं जो जैविक अजैविक घटक होते हैं, जैविक में जैसे जीव जंतु हुए, ठीक है, और वनस्पति होती हैं, ठीक, पेड़ पौधे हैं, ये होते हैं, ठीक है। और अजैविक घटक में आप देख सकते हो कि सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश है। तो आप समझ सकते हैं कि अजैविक घटक में भी उसमें महत्वपूर्ण प्ले अदा करता है, क्योंकि बिना जैविक घटक के जैविक घटकों का भी अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको भी सर्वाइव करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे समुद्र होता है तो समुद्र से 200 किलोमीटर तक है हमारे जो सूक्ष्म जीव जंतु पाए जाते हैं वो यहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और यही जीव जंतु जो होते हैं इनको बोलते हैं जूथैम्प्लन। जूथैम्प्लन जो जीव होते हैं वो लगभग में देखे जाएँ तो 200 किलोमीटर के 200 मीटर के 200 मीटर होगा यहाँ पे, किलोमीटर नहीं, 200 मीटर तक क्या होते हैं पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखे जाएँ तो सूक्ष्म जीव जो जूथैम्प्लन होते हैं वो छोटे छोटे जीव होते हैं, उनको क्या होता है वो सूर्य के प्रकाश की अस्तित्व में रहते हैं, ठीक है। और जैसे नीचे जाते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता जाता है, तो सूर्य का प्रकाश वहाँ देखने को नहीं मिलता है, तो ये स्थिति बनती है। तो इनकी वजह से वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं, कुछ अलग जीव जंतु होते हैं जो जूथैम्प्लन पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो जूथैम्प्लन होते हैं ये डिपेंड करते हैं वहाँ की जो वनस्पति है, जो फाइटोप्लैंक्टन जो वनस्पतियाँ हैं, ठीक है, उन पर डिपेंड करते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो खारे पानी में मैंग्रोव वनस्पति होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट किस्म की जो वनस्पति होती है वो वहाँ पे होती है, ठीक। तो हम समझ सकते हैं कि जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ होती हैं वो खारे पानी में उगती हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो खारे पानी में अलग अलग उनकी क्षेत्र के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया था, हमने पिछले लेक्चर में बताया था। लेकिन जो हम आज का जो लेक्चर है वो केवल जलीय पारितंत्र के समझ जो चुनौतियां हैं उनके विषय में पढ़ेंगे हम। तो जैसा कि हम बता रहे कि जो जलीय पारितंत्र है वो जल से युक्त है, और एक जल हमारा क्या है, स्वच्छ है और खारे पानी से भी युक्त है। जैसे झीलें हैं, ठीक है, काफ़ी झीलें स्वच्छ हैं, खारी भी हैं, और समुद्र तो खारा है ही, ठीक है। तो समुद्र के जो ऊपर का जो ये जो क्षेत्र होता है, ऊपर का खुला जो क्षेत्र होता है, इस पर क्या है, सूर्य का जैसे ही तापमान पड़ता है तो ये धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे ठंडा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जल का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, ठीक। जैसे ही जल का वाष्पीकरण होगा तो क्या होता है कि वाष्पीकरण होने से यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, क्योंकि जल जो होता है वाष्पीकरण बन जाता है। तो इसमें सोडियम, ठीक, KCl है, ठीक है, इनकी जो क्या है वृद्धि रहती है। तो इनकी वृद्धि होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा में ऑटोमेटिक कमी हो जाती है, तो ठीक है। तो उनको सर्वाइव करने के लिए हमारी जो प्रकृति है वो नेचुरली रूप से क्या है, एक संतुलन बनाए रखती है, ठीक है।
अब बात ये आती है कि हमारा जो जलीय पारी तंत्र है वो एक संतुलन में चलता है, लेकिन कुछ ऐसी मानवीय क्रियाकलापों के मानवीय हस्तक्षेपों की वजह से इसमें क्या है, असंतुलन देखने को मिल जाता है। तो ये असंतुलन देखने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला कारण है, ठीक है, पहला कारण है उद्योगों द्वारा जो हमारा अवशेष जाता है, उद्योगों द्वारा अवशेष है, ठीक। ये अवशेष में आप देख सकते हैं जैसे कि रासायनिक पदार्थ हैं जो नदियों के माध्यम से नालों के माध्यम से जहरीले रासायनिक पदार्थ जाते हैं इसमें से, जैसे कि कूड़ा करकट है, ठीक, कूड़ा करकट है, ये भी जाते हैं। इसमें देखा जाए तो अमोनिया मीथेन भी पाई जाती है, हाँ ठीक है, अमोनिया भी होती है, आर्सेनिक भी है, कुछ मात्रा में यूरेनियम भी है। तो ये कुछ मूलभूत कुछ जो तत्व होते हैं, अणु होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो कूड़ा करकट में पाए जाते हैं। और ये होते हैं कैसे, देखा जाए तो सूक्ष्म, ठीक, सूक्ष्म कण होते हैं। और ये क्या होते हैं, जल में जब घुलनशील हो जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, काफ़ी नहीं घुलते हैं, काफ़ी घुल जाते हैं, तो ये जलीय पारी तंत्र को स्पष्ट रूप से प्रभावित करते हैं। तो इनकी वजह से हमारा जो जलीय पारी तंत्र है वो प्रभावित होता है। तो जलीय पारी तंत्र जब प्रभावित होता है तो वहाँ की जो शैवाल है, ठीक है, वहाँ की जो शैवाल है, शैवाल का क्या हो जाता है, प्रस्फुटन। जब शैवाल का प्रस्फुटन होगा, इतना प्रस्फुटन हो जाता है कि शैवाल ही शैवाल देखने को मिलती है, ठीक है। 7 या 8 दिन में देखा जाए तो शैवाल अपने का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इस प्रकार से बढ़ती जाती है। और इतनी बढ़ जाती है, वो इसकी बढ़ने की रीज़न यही है कि वहाँ रासायनिक पदार्थ हो जाते हैं। और रासायनिक पदार्थ होने के जैसे ये क्या करती है, ये देखा जाए तो धूप में, और ये रासायनिक पदार्थों से क्या करती है, संचित करके और धूप में अपने को क्या करती है, इतना वृद्धि कर लेती है, इतना ज़्यादा वृद्धि कर लेती है कि वहाँ पर इतनी वृद्धि हो जाती है, जो देखा जाए तो पूरी शैवाल की शैवाल फैल जाती है। और ये शैवाल जो होती है फाइटोप्लैंक्टन होती है, जिसको जीव जंतु क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, अपने भोजन को सर्वाइव करने के लिए इन पर डिपेंड होते हैं। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की ये मात्रा क्या करेगी, ऑक्सीजन को उत्सर्जित करेगी। लेकिन बात ये होती है कि ये ऑक्सीजन जो होती है, ये देखी जाए तो हमारे जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल नहीं, हमारा जो जलमंडल होता है, उसमें जो ऑक्सीजन के अणु वो क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वृद्धि करती है, इसकी जो ऑक्सीजन जो होती है वो एक प्रकार से देखा जाए तो उसको अपघटित नहीं हो पाती है, ठीक। वो अपघटित ना होने की वजह से यही कारण है कि वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो सही से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और शैवालों के नीचे क्या होता है कि उनको सही से प्रकाश नहीं मिलता है, ठीक है। जब सही से प्रकाश नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर शैवाल आ जाएगी, तो नीचे जब प्रकाश नहीं मिलेगा तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनको क्या है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक। उनको ऑक्सीजन लेने में भी दिक्कत होगी, और दिक्कत होने की वजह से वहाँ के जो थैम्पलन जो जीव होते हैं वो निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे, और उन पर एक सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा, और वो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जलीय पारी तंत्र है उससे क्या होता है, रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो एकदम बढ़ जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सुपोषण, ठीक। सुपोषण का अर्थ यही होता है कि पोषकता बोल सकते हैं इसको। मैंने बोला था जलीय पारी तंत्र को प्रभावित वाले कारक जो कौन है, वही एक पोषक है, ठीक है। तापमान भी बताया था मैंने, ठीक है, और पोषकता भी बताया था। अब बात ये आती है कि जो पोषकता है उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे जो रासायनिक पदार्थ हैं उनकी वृद्धि होने की वजह से शैवाल में अचानक वृद्धि होने लगती है। इतनी वृद्धि हो जाती है कि वहाँ का जो इतना सारा अपशिष्ट इकट्ठा हो जाता है, इतना अपशिष्ट इकट्ठा हो जाता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं इसको अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उसे बोलते हैं BOD, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये इसलिए होती है कि जो वहाँ पर अपशिष्ट इकट्ठे हुए हैं, जो पेड़ पौधों द्वारा जीव जंतुओं का जो जीवाश्म है, ठीक है, जीवों का जो अंश है, वो धीरे धीरे नीचे जब बैठता जाता है तो ऊपर क्या होता है, शैवाल इतनी बढ़ जाती है, उन्हें प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो वो अपने को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो उनको एक प्रकार से ऑक्सीजन की भी मात्रा में उनको नहीं मिल पाता है निश्चित तौर पर। तो हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की आवश्यकता होती है जीव जंतुओं को अपशिष्ट को अपघटित करने के लिए, इसे तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि
बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो किस प्रकार से होती है, क्योंकि जो जीव जंतु होते हैं उनको क्या है कि जो पदार्थ हैं, जो जहरीले पदार्थ हैं जो गए हैं जीवाश्म के रूप में गए हैं वहाँ पे समुद्र में, तो उनको क्या है अपशिष्ट को क्या करते हैं सूक्ष्म इकाई रूप में तोड़ तोड़ कर मिलाना होता है, तो उनके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उसे वहाँ पे बीओडी की ज़रूरत पड़ती है। तो बीओडी यही है कि बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है वो एक्चुअली में यही होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से हमारी जो रासायनिक पदार्थ हैं जैसे शैवालों में सुपोषण की वृद्धि हो जाती है और ये शैवाल का प्रस्फुटन हो जाता है, और इससे एक निश्चित तौर पर हमारे जलीय पारितंत्र है उस पर एक सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो यही कुछ मानवीय क्रियाकलाप हैं जिनकी वजह से ये स्थितियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इसमें प्राकृतिक कारक नहीं देखने को मिलते हैं। हो सकता है कोई प्राकृतिक कारक हों जिनकी वजह से भी प्रभावित होते हों, लेकिन जहाँ तक देखा जाए नदियाँ झील के जो मानवीय क्रियाकलाप हैं इनमें हस्तक्षेप होने की वजह से ही ये स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब बात यही आती है कि जो वनस्पति वहाँ की देखा जाए तो डकबीर हुई है, फाइटोप्लैंक्टन है, यही वनस्पतियाँ जो समुद्र में पाई जाती हैं, इनकी जो अचानक जो वृद्धि होती है तो वृद्धि इसीलिए होती है कि वहाँ का जो शैवाल है, ठीक है, उनका सीधा अपघटन नहीं हो पाता है, और निश्चित तौर पर वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और प्रभावित होते हैं। तो ये चीज़ें हैं कुछ समझने के लिए, इनको हम समझ सकते हैं, क्योंकि बात यही आती है कि जो शैवाल है, शैवाल जब जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वो अपने रंग में परिवर्तन करते हैं, तो जैसे रंग में परिवर्तन होता है तो आपने देखा होगा कि समुद्रों का भी जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, किसी का नीला, किसी का पीला। जो ये समुद्र होते हैं तो ये समुद्र का चेंज जो कलर होता है बदलने का मतलब ये होता है कि वहाँ की जो शैवाल है वो शैवालों का क्या हो रहा है, प्रस्फुटन हो रहा है। ठीक है, या शैवालों का देखा जाए तो निम्नीकरण हो रहा है, उनकी समाप्ति हो रही है, तो इनकी वजह से यह स्थितियाँ बनती हैं। तो ये कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको मैंने स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है। अब बात ये आती है कि जो दूसरे नंबर पे बात है कि जो झीलें होती हैं, झीलें जो खारी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो जो वाटर ब्लूम है, वाटर ब्लूम आपने नाम सुना होगा, जो झील होती हैं, ठीक, इनका खारापन होना क्या है। ठीक है, आप जैसा जानते हो कि कोई चीज़ है अगर वो खारी होती है तो उसमें लवणता निश्चित तौर पर पाई जाती है, और लवणता जो है वो अम्ल और क्षार से मिलकर बनती है, अम्ल और क्षार। ठीक, जो अम्ल होते हैं वो देखा जाए तो जो हमारे धातु हैं, धातु से मिलकर अम्ल बनते हैं, और क्षार जो होते हैं वो हमारी जो गैसें होती हैं, गैसों से मिलकर बनती हैं। तो अम्ल और क्षार से मिलकर लवणता बनती है, और यही लवणता जो होती है वो झीलों में पाई जाती है, और इतना पाई जाती है कि कभी कभी देखा जाए तो वहाँ की स्थिति देखा जाए तो एक प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे देखा जाए तो उसका बाष्पीकरण होगा, और ज़्यादा जब बाष्पीकरण होगा जल का तो वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ होती हैं, कीचड़ और ऐसी डालती रहती हैं, तो वहाँ पे जो शैवाल हैं उनका वृद्धि होती जाती है, इतनी वृद्धि होती जाती है, वहाँ की जो पोषक तत्व हैं उतनी मात्रा में इतनी वृद्धि होती जाती है कि उनको अपघटित करने के लिए, ठीक है, जो अपघटित करने के लिए भी वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं उनको निश्चित तौर पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो वो भी देखा जाए तो झीलों में क्या करते हैं, नीचे अपने पारितंत्र को विकसित नहीं कर पाते हैं, और वहाँ का जो जल होता है वो खारा हो जाता है। खारा होने का मतलब यही होता है कि जल का सबसे ज़्यादा बाष्पीकरण होगा। ठीक है, जल का ज़्यादा से ज़्यादा बाष्पीकरण होगा क्योंकि वहाँ तापमान की मात्रा अधिक रहेगी। सूर्य का प्रकाश अगर ज़्यादा देखने को मिलेगा तो वहाँ पे तापमान अधिक होगा। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर और तापमान अधिक होने की वजह से वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होंगी, क्योंककि वहाँ पे जो बाष्पीकरण होगा तो बाष्पीकरण होने से जल तो चला जाएगा, लेकिन वहाँ पर उपस्थित जो वहाँ पे उपस्थित जो वो बोल देखा जाए तो बहुत सारे होते हैं कि जैसे पोषक तत्व हैं, या बोल सकते हैं कि ऐसे सूक्ष्म अवशेष होते हैं वो वहीं रह जाते हैं। तो वो क्या होते हैं कि धीरे धीरे क्या करते हैं, उनका पदार्थ बढ़ता जाता है, तो एक समय निश्चित तौर पर वो अपने को क्या कर पाते हैं कि वो वहाँ का जो
पूरा एक तंत्र होता है, पूरी लवणता में परिवर्तन हो जाता है और लवणता में परिवर्तन होने की वजह से उसे हम बोलते हैं वाटर ब्लूम। तो वाटर ब्लूम एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ नहीं है, ये क्या है कि किसी झील में जब पोषक तत्वों की इतनी मात्रा बढ़ जाए कि वहाँ पर उस पोषण को अपघटित करने के लिए वहाँ शैवालों की वृद्धि हो जाने की वजह से शैवालों का जो प्रस्फुटन होता है उनको अपघटित करने के लिए भी क्या है जीव जंतुओं को भी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, तो इसी को हम बोलते हैं वहाँ पे वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम एक्चुअली में ये झीलों में होता है, ना कि समुद्र में होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था ये इससे संबंधित था और ये कुछ आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस यही था कुछ ज़्यादा कि जलीय पारी तंत्र था उसके समझ जो चुनौतियाँ थी वो कौन कौन सी थी। ठीक है, अब बात यही आती है कि इसके समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए। समाधान के लिए आप जैसा जानते हो कि बहुत सारे एनजीओ हैं, जैसे कि एक है एनजीटी है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में जो आया था। ठीक है, ये देखा जाए तो नदियों का सफाई, ठीक है, नदियों की जो सफाई है ये प्रकार से अर्ध न्यायिक है। एक प्रकार से देखा जाए ये सफाई मतलब कि जो नदियां होती हैं सफाई करती हैं। और देखा जाए तो गंगा अभियान है, गंगा अभियान है, ठीक है, ये कुछ ऐसे अभियान हैं और समुद्री अभियान भी चलते हैं। बात ये होती है कि समुद्री अभियान की कोई आवश्यकता इतना नहीं होती है अगर हमारी नदियां ही स्वच्छ रहेंगी। ठीक है, नदियां झीलें स्वच्छ अगर हैं तो जो झीलों को स्वच्छ करने का जो श्रेय है वो राज्यों को है। ठीक है, राज्यों को है, क्योंकि राज्य देखा जाए तो राज्य के अंतर्गत ही झीलें आती हैं। तो जो हमारी जो वेटलैंड होती है, तो जो हमारा देखा जाए तो आर्द्र भूमि संरक्षण जो अधिनियम है 2017 का, ठीक है, उनका संरक्षण देने के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण जो अधिनियम बनाया गया था 2017 का, उसको इसके तहत देखा जाए तो राज्यों को संरक्षण दिया गया है कि राज्य क्या करें, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करें। तो झीलें भी एक प्रकार की आर्द्र भूमियाँ ही होती हैं, तो इनके संरक्षण के लिए राज्यों को कार्य सौंपा गया है। और ये एनजीटी जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर क्या करती है कि जो इसकी पूरी एक टीम होती है, ठीक है, वो एक टीम करती है। वो टीम किसी भी अगर सरकार द्वारा अगर दिशा निर्देश के तहत कार्य कर सकती है और ये स्वतः भी कार्य करने में सक्षम होती है। ठीक है, तो ये कुछ उपाय हैं जो सरकार द्वारा लागू किए जा रहे हैं। और देखा जाए तो कृत्रिम नदियाँ भी बनाई जा रही हैं। ठीक है, जो कृत्रिम नदी हैं वो भी बनाई जा रही हैं ताकि वहाँ का पानी स्वच्छ किया जा सके। जैसे और देखा जाए तो नदियों का पक्का करना, यानी कि नदियों को क्या करना है, पक्का किया जा रहा है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसी चुनौतियां आज भी विद्यमान हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है क्योंकि सरकार लगातार आज पे प्रयास कर रही है। लेकिन क्या करें कि इसमें मानव की जागरूकता की कमी है। मानव जागरूकता की कमी की वजह से ये चुनौतियाँ देखने को मिल रही हैं। इससे जो जल है वो दूषित होता है, इसमें मानव की समझ से भी बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, जिसमें देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो जलीय आर्सेनिक के जल से दूषित पीने से हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी बीमारियां जो ग्रसित हो जाती हैं, इनकी वजह से बहुत सारे लोगों के सामने जैसे कि रोग हो जाते हैं, हेपेटाइटिस वगैरह रोग हुआ, और भी रोग होते हैं जैसे कि मलेरिया भी हो जाता है और भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो इन रोगों की समस्याएं बहुत सारी देखने को मिलती हैं, संक्रमित हो जाते हैं, बहुत सारे वायरस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य ऐसी स्थितियां हैं जिनकी वजह से, ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से आज भी हमारा जो मानव जागरूकता में कमी है और आज भी इनकी कमी की होने की वजह से आज जो हमारा जलीय पारी तंत्र वो निश्चित तौर पर प्रभावित हो रहा है। लेकिन निरंतर एक अभ्यास करते रहें, मानव जागरूकता शिक्षा से उनको क्या है कि अवगत कराएं और साथ साथ ये एक लंबे समय में हो सकता है कि इससे समाधान किया जा सके। लेकिन हालांकि कभी ऐसे कोई खास ठोस कदम नहीं देखे जा सके हैं। ओके, तो आज का लेक्चर इतना ही था और इससे संबंधित जो मैंने बताया था जो कंपोनेंट होने चाहिए एग्जाम के अकॉर्डिंग वो ठीक है।